बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड। और इससे मोर स्पेसिफिकली हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिटेल से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया था उनको डिटेल से डिस्कस किया। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को उसने कैसे पॉसिबल बनाया था, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स को मेंडल ने 3 लॉज की शक्ल दे दी। कौन कौन से थे वो? मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्हीं लॉज में से हम एक लॉ आज लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं यहां से डायरेक्ट शुरू कर दूं कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो मुझे पता है कि आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। सो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद इन पॉइंट्स की तरफ आएंगे कि 1 बाय 1 पॉइंट क्या लिखा हुआ है और इसका असल में मतलब क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड का कंसेप्ट समझते हैं। लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक पी प्लांट है और इसके अंदर इसके साथ जो फली है और उस फली के अंदर जो मटर के बीज जो हैं उनकी जो सीड की जो शेप है वो राउंड है, और ये दूसरा पी प्लांट है, इनके अंदर जो सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है। अब यहां पे फोकस कीजिएगा, मोनोहाइब्रिड का मतलब बता रहा हूं। अगर मैं इन दोनों प्लांट का क्रॉस करवाना चाह रहा हूं, लेकिन इन दोनों प्लांट जो हैं वो एक कैरेक्टर के डिफरेंट, दोनों में एक कैरेक्टर वेरी करती है। कौन कौन सी? सीड शेप। इसकी सीड की शेप राउंड है और इसकी सीड की शेप रिंकल्ड है, तो इस क्रॉस को हम नाम देंगे मोनोहाइब्रिड का। सर नहीं आई समझ, कोई दूसरी एग्जांपल दें। चलें जी, दूसरी एग्जांपल देता हूं। अगर इस पी प्लांट की फ्लावर का कलर अगर पर्पल है और इस पी प्लांट के फ्लावर का कलर अगर व्हाइट है और इन दोनों को मैं क्रॉस करवाना चाह रहा हूं, और क्रॉस करवाकर नेक्स्ट जनरेशन में मैं ये देखना चाह रहा हूं कि फ्लावर का कलर कैसा होगा, पर्पल होगा या व्हाइट होगा, तो अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर करूं यानी फ्लावर कलर को, और नेक्स्ट जनरेशन में उसी कैरेक्टर पे रिजल्ट्स देखूं यानी फ्लावर कलर को ही देखूं, तो इसको मैं नाम दूंगा मोनोहाइब्रिड का। यानी कि मैं सीड शेप को भी इग्नोर करूं, इसके प्लांट हाइट को भी इग्नोर करूं, सीड कलर को भी इग्नोर करूं, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर मैं क्रॉस करवाऊं और एक कैरेक्टर को ही आगे फर्दर जनरेशन में स्टडी करूं, तो इस क्रॉस को हम नाम देंगे मोनोहाइब्रिड का। तो यहां पे हम स्पेसिफिकली सीड शेप को लेंगे। तो यहां पे मैंने इसी पॉइंट को लिख लिया है, क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स दैट डिफर विद वन पार्टिकुलर ट्रेड, कि जिसमें दोनों में एक पार्टिकुलर ट्रेड जो है वो डिफरेंट हो। तो यहां पे सीड शेप डिफरेंट है, इसकी सीड शेप राउंड है और इसकी सीड शेप जो है वो रिंकल्ड है। मेंडल ने इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके उसने 2 लॉज दिए। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके बाद इसी क्रॉस पर उसने दूसरा लॉ भी दिया जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका क्रॉस समझते हैं कि उसने कैसे क्रॉस करवाया। मेंडल ने एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसकी सीड की शेप राउंड थी और उसके अंदर जो एलील थे वो एक बी कैपिटल आर था, दूसरा बी कैपिटल आर था, और ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर दोनों एलील सेम हो उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। इसकी सीड की शेप राउंड थी तो तब इसको नाम दे दिया होमोजाइगस राउंड का। और मेंडल ने दूसरा ऐसा पी प्लांट लिया कि जिसकी सीड की शेप जो थी वो झुर्रीदार थी यानी रिंकल्ड थी, और उसके अंदर एलील एक दोनों सेम थे यानी स्मॉल आर थे। एलील सेम हो तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं, और अगर शेप इस केस में रिंकल्ड है तो इसको हमने होमोजाइगस रिंकल्ड का नाम दे दिया। यहां पे फोकस कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर कंडीशन ऐसे हो कि दोनों एलील सेम हो तो इसको हमने नाम दे दिया ट्रू ब्रीड भी कहते हैं, और इस
अगर दोनों एलील सेम हैं तो इस करेक्टर के लिए इसको भी हम ट्रू ब्रीड कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, दो प्लांट ऐसे लिए जो ट्रू ब्रीड थे और उसने इन प्लांट्स को नाम दे दिया P1 जनरेशन का। यहां पे P का मतलब है पेरेंटल यानी वालिदैन जिनका आपस में उसने क्रॉस करवाया। तो यही पॉइंट मैंने यहां पे लिख लिया, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन P का मतलब है पेरेंटल वालिदैन और 1 का मतलब है फर्स्ट, यानी वो फर्स्ट जनरेशन है जिसका हम क्रॉस करवा के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया, कैसा प्लांट लिया, ट्रू ब्रीड राउंड सीड शेप वाला प्लांट लिया और दूसरा प्लांट ट्रू ब्रीड रिंकल्ड सीड शेप वाला लिया और लेने के बाद इन दोनों का आपस में उसने क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने के लिए यह बात जरूरी है कि आपके पास गेमीट्स बने और गेमीट्स आपस में फर्टिलाइज या फ्यूज हो। तो जब इस प्लांट से जब गेमीट्स बनेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो एक एलील एक गेमीट में जाएगा और दूसरा एलील दूसरे गेमीट में जाएगा। सिमिलरली इस प्लांट में जब गेमीट बनेंगे तो एक एलील एक गेमीट में जाएगा और दूसरा एलील दूसरे गेमीट में जाएगा। जब ये गेमीट्स बन गए तो गेमीट्स, ये गेमीट इस गेमीट के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये गेमीट इस गेमीट के साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा। अब इससे जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नई जनरेशन बनेगी, तो उसके अंदर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा, क्योंकि इनकी फ्यूजन से बना है। सर यहां पे कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है सर, ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैपिटल आर आप लिख रहे हैं, ये स्मॉल आर आप लिख रहे हैं, ये असल में है कहां पे। फिर आप सर मियोसिस का नाम ले रहे हैं और मियोसिस के रिजल्ट में गेमीट्स बना रहे हैं और आप बार बार ये कह रहे हैं कि एक गेमीट के अंदर एक एलील जाएगा, दूसरे गेमीट के अंदर दूसरा एलील जाएगा। असल में सर ये गेमीट्स कहां पे बनते हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि दोनों गेमीट आपस में फ्यूज होते हैं, कैपिटल आर बनता है, एक स्मॉल आर, दोनों आपस में मिल जाते हैं। असल में सर कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये असल में ये कहां पे फ्यूजन होती है, कहां पे गेमीट्स बनते हैं, ये नई जनरेशंस कहां पे बनती है, सर इसको समझा दें। तो चलें जी, अब इसी कंसेप्ट को मैं आपको जरा क्लियर करता हूं कि असल में ये जो बुक में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। इसी कहानी को समझाने के लिए मैंने यहां पे दो अलग से पी प्लांट की स्ट्रक्चर बना दी है ताकि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज कि ये आपके पास पी प्लांट है और इसको मैं इमेजिन करता हूं कि ये मेल है और ये दूसरा पी प्लांट है और ये आपके पास फीमेल है। इसके अंदर जो सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है और इस प्लांट के अंदर जो सीड की जो शेप है वो राउंड है। क्यों राउंड है, क्योंकि इसके अंदर जो एलील हैं वो कैपिटल आर हैं और इसके अंदर सीड की जो शेप रिंकल्ड इस वजह से क्योंकि इसके अंदर स्मॉल आर है। अब आपके माइंड में यहां पे क्वेश्चन आ चुका है कि सर क्या पता हमें कि इसके अंदर कैपिटल आर और इसके अंदर स्मॉल आर है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में इस पॉइंट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। चलें सर, इस बात का तो हमें समझ आ गई कि इसकी सीड की शेप राउंड है और इसकी सीड की शेप रिंकल्ड है और आपने वहां पे भी कैपिटल आर लिखा है और उधर स्मॉल आर लिखा है, इधर भी स्मॉल आर और कैपिटल। असल में ये आर कहां पे है और गेमीट्स बनते हैं तो आर सेपरेट कैसे होते हैं, अब यहां पे आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस प्लांट का एक सेल लेता हूं और यहां पे मैंने ड्रा कर दिया और आपको ये बात पता है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सारे क्या हैं, क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है और ऐसा पेयर जिनके अंदर जीन सेम हो। अगर इसके अंदर जीन जो है और इसके अंदर जीन जो है अगर सेम है तो इस पेयर को हम नाम देंगे होमोलोगस का। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर जीन जो है और इसके अंदर जो जीन जो है अगर वो सेम है तो इसको मैं नाम दूंगा होमोलोगस पेयर का। इसी तरह सेम कंडीशन ये है। अब होता यह है कि जो ही मियोसिस होगा और मियोसिस के रिजल्ट में गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स बनने के लिए जरूरी है कि क्रोमोसोम हाफ हो जाए। फॉर एग्जांपल अब ये जो होमोलोगस पेयर है तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पे सीड शेप का एलील जीन है तो यहां पे भी सीड शेप का होगा।
तो यहां पे कैपिटल आर और यहां पे भी कैपिटल आर है, तो इस आर आर का मतलब यह है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील या जीन्स हैं वो आर आर हैं। अब जो ही गैमीट्स बनते हैं, यानी इस केस में जब एंथर से पोलन बनेंगे, यानी इधर जब गैमीट्स बनेंगे, पोलन यानी यहां पे मतलब है पोलन यानी गैमीट्स, जब पोलन बनेंगे तो एक आर एक गैमीट में जाएगा और दूसरा आर दूसरे गैमीट में जाएगा। कैसे जाएगा? फॉर एग्जांपल ये जो होमोलोगस पेयर है, इस होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा और इसी का जो दूसरा क्रोमोसोम है इस गैमीट में आएगा। इसी तरह इस पेयर का एक क्रोमोसोम इस गैमीट में आएगा और एक क्रोमोसोम इस गैमीट में आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स बनते हैं तो एक आर इधर चला जाता है और एक आर इस गैमीट में आ जाता है। तो तभी इधर शॉर्ट फॉर्म में हमने ये लिखा होता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो एक आर आपके पास इस गैमीट में आ गया और दूसरा आर इस गैमीट में आएगा। सेम कंडीशन इसमें है कि जब इधर से गैमीट्स बनेंगे तो स्मॉल आर एक गैमीट में जाएगा और दूसरा स्मॉल आर दूसरे गैमीट में जाएगा। अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आपस में मिल जाएंगे। सर कहां पे मिलेंगे, जरा ये भी समझा दें कि ये मिलते कहां पे हैं। अब जब ये गैमीट और ये गैमीट जब आपस में फ्यूज होंगे यानी फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में इधर जो मेल के पोलन के अंदर जो क्रोमोसोम है वो ये आ गया और इधर फीमेल गैमीट के जो क्रोमोसोम के अंदर जो एलील है वो इधर से आ गई, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोबारा आपस में मिल गए। तो ये मिले हैं यहां पे, इसका मतलब ये था। और इसी तरह फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम इधर से आया और ये वाला क्रोमोसोम इधर से आया, ये दोनों आपस में मिल गए। इसी तरह ये हाइट वाला फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्रोमोसोम इधर से आया, ये एलील हाइट वाला और इधर से भी क्रोमोसोम आएगा और ये दोनों फिर पेयर बन जाए। तो इसका मतलब है पेयर दोबारा आपस में मिल गए, लेकिन अब इन पेयर में एलील डिफरेंट हैं। तो ये कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है। सर ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया है, लेकिन सर हमें ये बताएं कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो कि ये स्ट्रक्चर बनती है, तो असल में ये स्ट्रक्चर कहां पे बनती है? क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसका कंसेप्ट समझिएगा कि असल में ये आर आर जो मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि असल में ये स्ट्रक्चर बनती कहां पे है। अब जी फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे गैमीट्स यानी पोलन्स बनेंगे इसके एंथर के अंदर और इन पोलन्स के अंदर असल में कैपिटल आर होगा, ये वाला कैपिटल आर होगा। और इधर ओवरी के अंदर जो गैमीट्स बनेंगे इधर स्मॉल आर होगा। जब पोलन इधर से इधर जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए तो कैपिटल आर और इधर जो स्मॉल आर है जो इधर वेट कर रहा है पोलन का, तो दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे और फर्टिलाइज होने के रिजल्ट में कैपिटल आर और स्मॉल आर इधर आपस में मिलेंगे, यानी ओवरी के अंदर आपस में मिलेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ये चीज असल में इधर अंदर बनेगी। और जब ये बनने के बाद असल में होगा क्या, इधर से मटर की फली बनेगी और जो मटर की फली है वो मैंने जो यहां पे अलग से ड्रा कर दी। असल में जो आपके पास मटर की फली बनेगी उसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर होंगे और ऐसी कंडीशन जब कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी डिफरेंट एलील हों तो उसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मैटर का दाना बनेगा उसके अंदर जीन्स यानी जो जेनेटिक मेकअप है वो हेटेरोजाइगस की कंडीशन में, यानी दोनों एलील सेम नहीं है क्योंकि टू डिफरेंट एलील्स यानी प्लांट्स आपस में फ्यूज फर्टिलाइजेशन हुई है। अब मेंडल ने क्या किया, यहां पे जो मटर बना, मटर के दाने बने और मटर के दानों को कल्टीवेट किया और कल्टीवेट करने के बाद उसने ये देखा यहां से भी प्लांट्स बना और यहां से भी प्लांट्स बना उस मटर के दानों से, और जो दानों से मटर के जो प्लांट्स बने उसने उसको नाम दे दिया F1 जनरेशन का। अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ चुका है कि सर F1 का मतलब क्या है। F निकला है फिलियल से और 1 कहते हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट फिलियल,
और फिलियल लैटिन जुबान में सन या बच्चे को कहते हैं, यानी ये पेरेंटल हैं तो इनके ये पहले बच्चे हैं, तो तभी इसको नाम दे दिया F1 जनरेशन का। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस की ये समझें कि बैकबोन है क्या। अब जितने भी यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बने उनके अंदर जितने भी सीड्स बने वो सारे के सारे उसके पास थे राउंड। अब मेंडल इस चीज को देख के बड़ा परेशान हो गया। क्यों परेशान हुआ? वो इस वजह से परेशान हुआ क्योंकि उसने राउंड सीड वाले और रिंकल सीड वाले को क्रॉस करवाया हुआ था और उसने F1 में देखा कि सारे के सारे जो प्लांट्स आए और उसके साथ जो फली के अंदर दाने थे वो सारे के सारे राउंड थे। मेंडल परेशान हुआ। मेंडल ने कहा कि रिंकल सीड की करैक्टर जो है वो किधर चलेगी। अब मेंडल ने यहां से सपोज कर दिया। अब इसी पॉइंट्स को मैंने यहां पे नोट कर दिया कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो F1 है उसमें क्या कहा, ही ऑब्जर्व्ड, यानी मेंडल ने ऑब्जर्व किया, ऑल द ऑफस्प्रिंग विद राउंड सीड शेप, जितने भी ऑफस्प्रिंग थे उनके अंदर जो सीड की जो शेप थी वो राउंड थी। कंडीशन क्या थी? आर आर की। और उसने क्या किया? ही सपोज्ड दैट, उसने सपोज किया राउंड सीड शेप एज डोमिनेंट ट्रेट, के जो राउंड सीड की जो शेप है वो डोमिनेंट है। अगर ये कंडीशन आ जाए आर और स्मॉल आर की, तो कैपिटल आर यानी राउंड सीड जो है, यानी राउंड सीड जो करैक्टर या ट्रेट है वो डोमिनेंट है रिंकल्ड सीड पे। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो उसके पास F1 जनरेशन आई थी उसने उसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया, यानी इधर से जो पोलन्स बने और उसको इसी के अंदर यहां पे जो ओवरी के अंदर जो गेमीट्स, फीमेल गेमीट्स बने उसमें फर्टिलाइज करवाया और यहां पे मटर के दाने बने। अब मेंडल ने इस कंडीशन में गेमीट्स को कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि इसी तरह यहां पे भी मियोसिस होगी और जब गेमीट्स बनेंगे तो एक आर एक गेमीट्स में जाएगा और दूसरा आर दूसरे गेमीट्स में जाएगा, कंडीशन ये होगी। इसी तरह एक आर इधर जाएगा और एक आर इधर जाएगा, कंडीशन सेम होगी। अब उसने जब ये वाली कंडीशन देखी कि गेमीट्स आपके पास डिफरेंट एलील्स वाले बन रहे हैं, तो मेंडल जब यहां तक पहुंचा तो बड़ा परेशान हो गया। क्यों परेशान हुआ? मेंडल ने कहा कि अब मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं कि डिफरेंट एलील वाले गेमीट्स कैसे फ्यूज होंगे। इतने में एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था प्यूनेट। उसने कहा अरे भाई परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताता हूं जिससे आप क्रॉस कर सकते हैं और जेनेटिक क्रॉस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उस साइंटिस्ट का नाम था प्यूनेट और प्यूनेट ने एक चार्ट दे दिया जिसका नाम था प्यूनेट स्क्वायर। तो यहां पे मैंने पॉइंट लिख भी लिया। प्यूनेट स्क्वायर क्या है? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आरसी प्यूनेट, was the professor of genetics at Cambridge University। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, एक मेथड दिया समराइजिंग द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इन जेनेटिक क्रॉसेस, कि इसने एक ऐसा मेथड दिया जिसमें आप जेनेटिक क्रॉसेस में गेमीट्स की फ्यूजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ऐसा करो कि एक साइड पे मेल गेमीट्स रख दो, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास मेल गेमीट्स हैं, एक आर इधर रख लिया और ये स्मॉल आर इधर रख लिया। अगर ये फीमेल है तो फीमेल की जो गेमीट्स बने हैं वो इस साइड पे रख दो, ये आर और ये आर। उसने कहा सिंपल सी बात है, क्या है जी, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, यानी ये गेमीट कैपिटल आर वाला और ये गेमीट भी कैपिटल आर वाला आपस में फ्यूज होता है तो आर और आर हो जाएगा। अगर ये वाला गेमीट और ये वाला गेमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये गेमीट और ये गेमीट फ्यूज होते हैं तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आ जाएगा। अब आपके माइंड में यहां पे क्वेश्चन आ चुका है कि सर आपने स्मॉल आर पहले और कैपिटल आर बाद में क्यों नहीं लिखा? तो ये एक रूल है कि आपने कैपिटल आर पहले लिखना है। इसी तरह स्मॉल आर और स्मॉल आर आपस में फ्यूज होंगे तो ये कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन, अब जब ये वाले जो ऑफस्प्रिंग बने इसको मेंडल ने F2 जनरेशन का नाम दे दिया। अब मेंडल बड़ा परेशान हुआ। मेंडल ने F2 जनरेशन, F2 का मतलब है सेकंड फिलियल जनरेशन, जो नेक्स्ट बच्चे हैं, उसमें मेंडल ने क्या देखा? मेंडल ने ये देखा कि ये वाला जो प्लांट था उसके सीड के जो सीड थे वो राउंड थे क्योंकि कंडीशन थी आर आर की। और उसने दूसरा प्लांट देखा, उसके अंदर जो सीड की जो शेप थी वो भी राउंड थी
क्योंकि एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर था, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेट था तो सीड की शेप थी राउंड। इस केस में उसने देखा तीसरा प्लांट, उसकी सीड की शेप भी राउंड थी, क्योंकि इस कंडीशन में भी एक कैपिटल आर मौजूद था, क्योंकि कैपिटल आर यानी डोमिनेट है। लेकिन उसने एक ऐसा प्लांट देखा जिसकी सीड की शेप रिंकल्ड थी, क्योंकि दोनों स्मॉल आर थे तो दोनों रिसेसिव कंडीशन में थे। तो मेंडल ने फिनोटिपिकली यानी जाहिरी तौर पर उसने रेशो निकाली, और उसने रेशो क्या निकाली, 3:1, यानी 3 राउंड हैं और 1 जो है वो आपके पास रिंकल्ड है। और परसेंटेज में उसने क्या कहा कि उसने कहा कि इसमें 75% राउंड हैं और 25% जो है वो आपके पास रिंकल्ड है। और उसने जीनोटिपिकली रेशो क्या कहा, उसने कहा कि एक आपके पास कैपिटल आर वाला एक मिलता है, आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले 2 मिलते हैं, तो उसने यहां पे 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर 2 मिलते हैं, और उसने कहा कि स्मॉल आर वाले आपको 1 मिलते हैं, तो उसने रेशो क्या दे दी, 1:2:1, ये इसकी जीनोटाइपिक रेशो। अब इसी बात से मेंडल ने कंक्लूजन निकाली, और कंक्लूजन निकालने के बाद उसने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दे दिया। क्या कंक्लूजन निकाली मेंडल ने, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात की। मेंडल ने कहा कि डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो मेंडल ने कहा कि असल में कैरेक्टर्स को जो चीजें कंट्रोल करती हैं वो कंट्रोल असल में करती हैं फैक्टर्स। यानी इस केस में सीड शेप के केस में ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। कलर के केस में ये y भी फैक्टर है, ये y भी फैक्टर है। हाइट के केस में ये t फैक्टर है, ये t फैक्टर है। तो इसने कहा कि कैरेक्टर्स को असल में जो चीजें कंट्रोल करती हैं वो फैक्टर्स हैं। बाद में इसी फैक्टर को दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने जीन का नाम दे दिया, लेकिन मेंडल ने जीन को ही फैक्टर या एलिमेंट्स का नाम पहले दे दिया। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। उसने कहा कि असल में ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेयर ये है फैक्टर का, ये पेयर है, ये पेयर है। और उसने तीसरा पॉइंट क्या कहा, जरा फोकस कीजिएगा, इन अ डिसिमिलर पेयर। क्या मतलब, अगर पेयर जो है वो डिसिमिलर हो, यानी ऐसा पेयर आ जाए, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर आ जाए, ये डिसिमिलर है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई डिसिमिलर है, कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर, इसको भी छोड़ेंगे। इधर वापस आए, अगर पेयर जो है वो डिसिमिलर हो, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर यानी ये कंडीशन हो, तो फिर क्या होगा, वन फैक्टर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स। एक पेयर में एक फैक्टर जो है, यानी इस केस में कैपिटल आर जो होगा वो डोमिनेट्स करेगा, अदर यानी दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट उसने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिया। होप के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे लेके चलेंगे और इसी से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।